उफ, कितनी गर्मी है ना। जरा सी देर के लिए घर से बाहर निकलो तो धूप से हालत खराब हो जाती है। क्या कहा बच्चों? आपके शहर में इतनी गर्मी नहीं है? जानती हूँ, जानती हूँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके शहर में या फिर आसपास अभी भी ठंड का मौसम ही होगा। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक साथ गर्मी का मौसम आ जाए ऐसा तो नहीं होता, है ना? कहीं गर्मी ज्यादा होती है तो कहीं सर्दी होती है। कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है तो कहीं बस थोड़ी बहुत। अब मुंबई का ही मौसम ले लो, वहां की बारिश का तो कोई भरोसा ही नहीं रहता। मुंबई क्या, सी कोस्ट पर पड़ने वाले ज्यादातर जगहों पर उमस भरा मौसम ही रहता है और बारिश भी अचानक ही आ जाती है। वही अगर हम शिमला, कुफरी या श्रीनगर की बात करें तो वहां तो कितनी ज्यादा ठंड होती है और कहीं कहीं तो स्नोफॉल भी होता है। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ही टाइम पर एक ही कंट्री की अलग अलग जगहों पर मौसम अलग अलग क्यों होता है? कहीं गर्मी होती है तो कहीं सर्दी, क्यों? कहीं बरसात ज्यादा होती है तो कहीं कम, क्यों? अरे इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों के रंग रूप में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो साउथ और नॉर्थ के लोगों में आप अच्छा खासा अंतर देख पाएंगे। दरअसल ये सब एनवायरनमेंट के कारण होता है। हर जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, इसलिए एक ही समय पर दो अलग अलग प्लेसेस पर हमें अलग अलग मौसम, अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है। आप वेकेशन में कहीं ना कहीं घूमने भी तो इसलिए जाते हैं जिससे आपका एनवायरनमेंट चेंज हो सके। क्योंकि एक जैसे एनवायरनमेंट में रहते रहते हम सभी कितना बोर हो जाते हैं ना। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, यही तो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। एनवायरनमेंट के बारे में जानने के साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं। फिर इसके आगे हम बात करेंगे इकोसिस्टम की और पता लगाएंगे कि एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या-क्या आता है? तो सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। आप अपने आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं, जैसे प्लेसेस, पीपल, नेचर, ये सब कुछ मिलाकर एक एनवायरनमेंट ही तो बनता है। यस, एनवायरनमेंट यानी जो भी हमारे आसपास है, चाहे लिविंग थिंग्स हो जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस, या फिर चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो जैसे बिल्डिंग्स, प्लेग्राउंड्स, हमारे आसपास की हवा, फर्नीचर, हमारा घर, हमारे घर के अंदर और घर के बाहर की सब चीजें एनवायरनमेंट में ही शामिल है। हाँ, फर्क बस इतना है कि हम लिविंग थिंग्स के वर्ल्ड को बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के वर्ल्ड को अबायोटिक बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग नाम तो देना पड़ेगा ना। वैसे देखा जाए तो नेचर के अंदर आने वाली लिविंग थिंग्स दो ही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि बायोटिक एनवायरनमेंट में शामिल है। ऑफ कोर्स ह्यूमन भी एक तरह का एनिमल ही तो है। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? अब ये आप आसानी से बता सकते हैं। दीज टू कंपोनेंट्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, ये तो हुए नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आने वाले बायोटिक एंड अबायोटिक वर्ल्ड। अब एनवायरनमेंट को और अच्छी तरह समझने के लिए हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पर। वैसे आप सबको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास की सभी चीजों का कलेक्शन, चाहे फिर वे चीजें हमें नेचर से मिली हो या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस से। बच्चों, एनवायरनमेंट में शामिल जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती है ना, वो सभी मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है। जैसे हमारे आसपास की हवा कैसी है, हमारे पीने का पानी कैसा है, हम किस तरह की जमीन पर रहते हैं, हमारे आसपास जो भी नदी, झरने, तालाब, पहाड़, प्लेन्स, वैली या जो भी हम देखते हैं और जिस तरह के वेदर में हम रहते हैं, ये सब
नेचुरल एनवायरनमेंट ही तो होता है। तो बच्चों, यहाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा, व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से आए, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, तो आप आसानी से अब बता सकते हैं कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स सब मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब आप ये सोचिए कि हमारे आसपास हमें दिखाई दे रही हर चीज नेचर से मिलती है? नहीं, कुछ चीजें हम लोगों ने खुद ही अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए इन्वेंट की है। जैसे जैसे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे वो अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते गए और नई नई चीज़ें भी इन्वेंट करते गए। और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अगर आप अपनी फैमिली में देखेंगे तो आपके दादाजी पहले साइकिल से ट्रैवल किया करते थे, आपके पापा ने स्कूटर लिया होगा और अब आप उनको 4 व्हीलर चलाते हुए देखते होंगे। आप सब जब और बड़े हो जाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि आप कोई नई कार खरीद लेंगे, पहले से ज्यादा मॉडिफाइड, एकदम ब्रांड न्यू मॉडल। स्टूडेंट्स, इससे ये पता चलता है कि टाइम चेंज होने के साथ साथ हमारी ज़रूरतें तो बदलती ही है और हम ह्यूमंस उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई इन्वेंशन या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर ही लेते हैं। इसलिए आज से 50 साल पहले हमारा एनवायरनमेंट जैसा था, प्रेजेंट में उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। क्या आपने कभी देखा है कि आपके नेबर में जो आंटी रहती है, वो आपके घर कभी कुछ सामान मांगने आई हो? अरे, हम सबके नेबरहुड में कोई ना कोई आंटी ऐसी जरूर होती है जो अक्सर ही हमारे घर कुछ ना कुछ मांगने आती है। बदले में हम क्या करते हैं? हम भी जरूरत पड़ने पर उनसे कुछ ना कुछ ले आते हैं। और इसी तरह हमारा हमारे नेबर्स के साथ एक कनेक्शन बना रहता है। किसी किसी के साथ फ्रेंडली कनेक्शन होता है और किसी किसी के साथ उतना फ्रेंडली कनेक्शन नहीं बन पाता, मगर फिर भी हम किसी न किसी तरह आपस में कनेक्टेड तो रहते ही है। सेम यही बात हमारे एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलती है। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सभी आपस में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन करते रहते हैं। जरा सोचिए, हम कितनी सारी चीजें एनिमल से लेते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक एग्जाम्पल, मिल्क। मिल्क लेकर उसको मॉडिफाई करके डिफरेंट टाइप्स के मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसी तरह एग भी तो हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है, जिसे मॉडिफाई करके हम ऑमलेट बना लेते हैं। और यहाँ तक कि एनिमल्स के स्किन एंड उनके वेस्ट का भी यूज इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। और सिर्फ यही नहीं कि हम ही एनिमल से लेते हैं, इसके बदले में हम एनिमल्स को देते भी है केयर, फूड एंड शेल्टर। हालांकि देखा जाए तो एनिमल्स अपनी नीड के लिए ह्यूमन से ज़्यादा डिपेंड होते हैं प्लांट्स एंड क्रॉप्स पर, और प्लांट्स और क्रॉप्स को ग्रो करने का काम होता है हम ह्यूमंस के द्वारा। तो अब आपको पता चला कि कैसे सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करती है। ऐसा लगता है कि एक सर्कल सा बन गया है और सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। इसी पूरी सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपसी इंटरैक्शन से बनता है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ उनका जो इंटरैक्शन होता है, वही तो इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम क्या होता है, हमने अभी समझा। अब इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब कुछ आपस में किसी न किसी तरह कनेक्टेड है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में अपनी एनर्जी एंड मटेरियल को एक्सचेंज करते रहते हैं। आफ्टर ऑल, आपस में इंटरैक्शन करके इकोसिस्टम क्रिएट करने वाले ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही एनवायरनमेंट में तो रहते हैं। बच्चों, यहाँ तक हमने जाना कि एनवायरनमेंट होता क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। पर क्या आपको ये पता चल पाया कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने एग को मॉडिफाई करके ऑमलेट बनाया,
वैसे ही हम अपने एनवायरनमेंट से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर उनको मॉडिफाई करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, और तब जो एनवायरनमेंट बनता है वही होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट्स। तो अब आप आसानी से बता पाएंगे कि आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके हम ह्यूमन उसमें जो चेंज करते हैं वही ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहलाता है। ह्यूमंस ने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए हमेशा नए नए रास्ते अपनाए। ह्यूमंस ने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, एनिमल्स को अपना पेट्स बनाना सीखा और एक सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़ते रहे। व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, फूड का प्रोडक्शन करना सीखा, और सबसे बड़ी बात, बार्टर सिस्टम को यूज में लाकर हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बिना रुपए खर्च किए हासिल करना सीखा। फिर ट्रेड स्टार्ट किए गए और फिर इसमें हमारा कॉमर्स डेवलप हुआ। आगे फिर इसमें धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उससे एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। व्हील्स के इन्वेंशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन पहले से ज़्यादा फास्टर हो गया, और अब हम सभी देखते हैं कि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की वजह से कम्युनिकेशन कितना इजी एंड फास्ट हो गया है। हम एक जगह पर बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर दूसरे इंसान के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुई ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स की बात। पर यहाँ एक नई चीज आपको सुनने को मिली, और वो है बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? अरे भाई, वही जो हम अपने नेबर के साथ सामान का लेन देन करते हैं। वो हमसे चीनी ले जाते हैं और हम उनसे उसके बदले में कुछ और ले जाते हैं। जब किसी नीडफुल थिंग्स के बदले में हम दूसरे पर्सन को भी उसकी नीडफुल थिंग देकर ट्रेड करते हैं, उसे ही कहते हैं बार्टर सिस्टम, जहां मनी का रोल नहीं होता। खैर स्टूडेंट्स, ये तो हुई एनवायरनमेंट की बात। अब अगर हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को देखें तो क्लियरली समझ सकते हैं कि हमारे नेचर, हम ह्यूमन और ह्यूमन मेड थिंग्स सब कुछ मिलकर ही एनवायरनमेंट बनता है। यानी एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स हुए, ह्यूमन, ह्यूमन मेड थिंग्स और नेचर। ह्यूमन यानी इंडिविजुअल ह्यूमन, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब मिलकर ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करते हैं और सभी मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। दूसरे नंबर पर हम ह्यूमन मेड थिंग्स को ले सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। ये सभी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। वही नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके अंदर लिविंग थिंग्स यानी बायोस्फीयर, लैंड एंड लिथोस्फीयर, एयर यानी एटमॉस्फेयर, और वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर शामिल है। यहाँ जब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो आप फटाफट आंसर दे सकते हैं, ह्यूमन, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब एनवायरनमेंट है। मगर क्या एनवायरनमेंट के तीनों मेजर कंपोनेंट्स एक बराबर है? आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि नेचुरल एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा बड़ा और सेल्फ मेड एनवायरनमेंट है, जो हम ह्यूमन को नेचर की तरफ से एक प्राइसलेस गिफ्ट के रूप में मिला है। आपने बिल्कुल सही सोचा। नेचुरल एनवायरनमेंट नेचर की तरफ से मिला एक ऐसा सरप्राइज है जो 4 चीजों से मिलकर बना है, लिविंग थिंग्स, लैंड, एयर एंड वाटर। ये हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, पर इन सभी के कुछ पर्टिकुलर नाम हैं जो कि हमने अभी अभी जाने थे कि लिविंग थिंग्स को हम बायोस्फीयर बोलते हैं, लैंड को लिथोस्फीयर बोलते हैं, एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं और वाटर को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। बच्चों, जिसे आपको पहचानने के लिए आपका एक नाम रखा गया है ना? वैसे ही हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट्स को पर्टिकुलर नाम दे दिए हैं जो उनको स्पेसिफाई करते हैं। अब जैसे कि लिथोस्फीयर की बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर लिथोस्फीयर होता क्या है,
तो अपने प्लैनेट अर्थ के सबसे ऊपर पाई जाने वाली सॉलिड क्रस्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो कि रॉक्स एंड मिनरल से मिलकर बनी होती है और सॉइल की हल्की सी लेयर से कवर होती है। ये एक इररेगुलर सरफेस होता है जिसमें आपको वेरियस लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन होता है जो हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड प्रोवाइड करवाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करवाता है और इस तरह से ह्यूमंस के सेटलमेंट के लिए लिथोस्फीयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये मिनरल वेल्थ का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि हमारी लैंड कई सारे मिनरल से बनी होती है जो फार्मिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ये मिनरल्स ही सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिथोस्फीयर, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो ये हुआ नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आने वाला एक कंपोनेंट, लिथोस्फीयर, यानी अर्थ के ऊपर पाई जाने वाली सारी लैंड फार्म्स। अब इसके अलावा नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो दूसरा सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों ओर बनी हुई एक पतली सी लेयर होती है जो गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर से मिलकर बनी होती है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टिकी रहती है ना कमाल की बात। सोचिए, जैसे आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनाते हैं और खुद भी कवर होकर रहते हैं, वैसे ही हमारी अर्थ भी खुद को इस पतली सी लेयर यानी एटमॉस्फेयर से कवर करके रखती है, क्योंकि यही थिन लेयर हमारी अर्थ को सन की हार्मफुल रेज और एक्सट्रीम हीट से प्रोटेक्ट करती है और अर्थ पर रहने वाले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी प्रोटेक्ट करती है। तो देखा आपने, ये एटमॉस्फेयर कितना ज़रूरी है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी अर्थ के लिए। अरे भाई, जब आप कभी भी बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते तो हमारी अर्थ क्यों घूमे भला। खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को तो प्रोटेक्ट करती ही है, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि एटमॉस्फेयर में ज़रा सा चेंज होते ही वेदर भी चेंज होने लगता है। तो अब आपको ये बात तो क्लियरली समझ आ गई होगी कि एटमॉस्फेयर कितना इम्पोर्टेंट है और यही है जिससे बायोस्फीयर भी प्रोटेक्टेड है। लेकिन अब ये बायोस्फीयर क्या है, जो कि आपसे एग्जाम में भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये साथ में मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी अर्थ पर जो भी लिविंग वर्ल्ड है वो बायोस्फीयर है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के तीनों कंपोनेंट को अच्छी तरह जानने और समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे कंपोनेंट यानी कि हाइड्रोस्फीयर की ओर। आप एक बात सोचिए कि आप जो पानी पीते हैं वो आता कहाँ से है, और क्या बिना पानी पिए हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जिंदा रहने के लिए जिस तरह नेचुरल एनवायरनमेंट के तीनों कंपोनेंट्स यानी लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही चौथे कंपोनेंट हाइड्रोस्फीयर की भी उतनी ही जरूरत होती है। हाइड्रोस्फीयर यानी हमारी अर्थ के ऊपर पाया जाने वाला पानी। अर्थ के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज अवेलेबल है वो सभी मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाती है, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, सी, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल एनवायरनमेंट के सारे ही कंपोनेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है और हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। उसी तरह एनवायरनमेंट के सारे कंपोनेंट भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी जो इकोसिस्टम है वो इस एनवायरनमेंट को बनाए रखने में हेल्प करता है। हमारे आसपास के फेवरेबल एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छे इकोसिस्टम का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ह्यूमन की बढ़ती हुई नीड्स कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। प्लास्टिक का बढ़ता हुआ यूज़, पेड़ों की कटाई और बढ़ती हुई पॉपुलेशन अर्थ के ऊपर पोल्यूशन बढ़ाती जा रही है, जिससे पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट पोल्यूशन का शिकार होता जा रहा है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट में आने वाले नेगेटिव चेंजेस को देखकर अलर्ट हो जाए और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे कदम बढ़ाए।
चलिए, अब आप लोग ये सोचिए कि डेजर्ट, एक्वेरियम एंड फॉरेस्ट में से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। आंसर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज बात करते हैं आपकी हॉबीज की। क्या आपको किसी भी तरह का कोई कलेक्शन करना पसंद है? यानी कि कॉइन कलेक्शन, प्लांट कलेक्शन या फिर स्टैम्प कलेक्शन? मुझे तो स्टोन कलेक्शन करना बहुत पसंद था। रंग बिरंगे पत्थर हमेशा से ही मुझे अट्रैक्ट करते हैं। आई नो आपके स्कूल में भी कई बच्चों को स्टोन्स अट्रैक्टिव लगते होंगे, और क्यों नहीं लगेंगे? आखिर वो हमारे गेम्स का हिस्सा भी तो बनते हैं। बच्चों, शितोलिया तो खेला ही होगा आपने, जिसमें एक टीम कई सारे छोटे छोटे स्टोन्स को एक के ऊपर एक रखकर अरेंज करती है और दूसरी टीम उसे बिगाड़ने के लिए उस पर बॉल फेंकती रहती है। दूसरी टीम के डिस्टरबेंस के बावजूद भी जब अरेंजमेंट बन जाता है तो पहली टीम जीत जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है शितोलिया। ज्यादातर सभी लोग ये गेम खेलते हैं अपने बचपन में, जिसे बिना स्टोन्स के खेला नहीं जा सकता। वैसे गेम के साथ साथ ये पत्थर हमारे घर के डेकोरेशन में भी तो चार चांद लगा देते हैं। साथ ही हर अलग रंग का, अलग डिजाइन का पत्थर अपनी एक अलग ही कहानी बयां करता है। जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो वहां मिलने वाले एक ऐसे स्टोन को जरूर लेकर आती हूँ जो देखने में कुछ यूनिक सा हो। और पता है, तब मेरे दिमाग में ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये स्टोन बना कैसे होगा। स्टोन जो कि बड़े बड़े रॉक्स का छोटा सा टुकड़ा होता है, आखिर इतने डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? इतने तरह तरह के रॉक्स आखिर बनते कहाँ होंगे? आप भी सोचने लगे ना? दरअसल बच्चों, ये सभी हमारी अर्थ के अंदर पाए जाने वाले मोल्टन मैग्मा से बनते हैं। हमारी अर्थ के अंदर ऐसा अनोखा खजाना है जिससे न सिर्फ रॉक्स बनते हैं, बल्कि हमें ढेर सारे मिनरल्स, सोना, चांदी, प्लैटिनम, हीरा, कोयला और फॉसिल फ्यूल्स, ये सब भी मिलता है। कैसे? ये जानने के लिए तो हमें चलना होगा अपनी अर्थ के अंदर, यानी कि इनसाइड आवर अर्थ। यही तो है हमारा चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे कि हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है, अर्थ के सेंटर में क्या है, अर्थ की रेडियस क्या है, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स को क्या कहते हैं। और इन सवालों के जवाब जान लेने के बाद हम जानेंगे कि ये रॉक्स बनते कैसे हैं, रॉक्स कितने टाइप के होते हैं या रॉक साइकिल क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, पहले ये बताइए कि आप सबने नारियल तो देखा ही होगा ना, है ना, जो हमारे घरों में अक्सर ही पूजा पाठ में भी यूज किया जाता है। ये देखने में बहुत हार्ड सा ब्राउन कलर का होता है, मगर इसके अंदर पानी भी भरा होता है। इस नारियल में अगर हम सभी पार्ट्स को देखें तो हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। नारियल के सबसे अंदर पानी, फिर नारियल का पल्प, और फिर आता है उसका हार्ड कवर, जिसे तोड़ने के बाद ही हम नारियल को खोल पाते हैं। ठीक यही स्ट्रक्चर हमारी अर्थ का होता है। हमारी अर्थ कई सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी हुई है, जो एक के ऊपर एक लगी हुई है। जो अर्थ के सरफेस की अपर मोस्ट लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं। ये सारे लेयर्स में से सबसे पतली लेयर होती है। जैसे कि नारियल में नारियल का सबसे ऊपर वाला कवर हार्ड होता है, मगर होता एकदम पतला सा है। दूसरा एग्जाम्पल आप अनियन का भी ले सकते हैं। अनियन पील जो सबसे पतला होता है, मगर अनियन की सारी लेयर्स को कवर किए रहता है। ठीक यही काम हमारी अर्थ पर क्रस्ट का होता है। अर्थ की सबसे पतली लेयर होने के बावजूद यही तो पूरी अर्थ को कवर किए हुए है। हमें अर्थ का जो सरफेस दिखाई देता है यही क्रस्ट होता है। इसी के ऊपर हम बिल्डिंग बनाते हैं, हमारे घर, ऑफिसेस, आपके स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब कुछ इसी क्रस्ट के ऊपर ही तो बनता है। मगर स्टूडेंट्स, कॉन्टिनेंट्स और ओशन पर इस क्रस्ट की डेप्थ अलग अलग होती है। कॉन्टिनेंट फ्लोर पर अर्थ के क्रस्ट की डेप्थ 35 किलोमीटर होती है, जबकि ओशन फ्लोर पर इस क्रस्ट की डेप्थ सिर्फ 5 किलोमीटर होती है। यानी अगर हम ओशन के अंदर जाकर उसके बॉटम की खुदाई करें तो सिर्फ 5 किलोमीटर तक खुदाई करने के बाद ही हमें अपनी अर्थ की दूसरी लेयर मिल जाएगी, जिसे मैंटल कहा जाता है।
मगर दोस्तों, ओशन के अंदर जाकर खुदाई करना इतना भी आसान नहीं है। आप अर्थ की दूसरी लेयर के बारे में जानने के लिए ये करने की सोचना भी मत। क्या कहा? फिर दूसरी लेयर के बारे में कैसे पता चलेगा? अरे मैं हूं ना, मैं आपको दूसरी तीसरी सभी लेयर्स के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जब हम प्याज काटते हैं तो हमें कितना रोना आता है ना। फिर ये तो हमारी अर्थ है, इसके अंदर झांकने के लिए भी हमें थोड़ी तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। वेल, पहले तो ये जानिए कि जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना, यानी कि क्रस्ट, वो दो प्रकार के मिनरल से मिलकर बनती है। कॉन्टिनेंट मासेस पर पाया जाने वाला क्रस्ट सिलिका एंड एल्यूमिना से मिलकर बनता है, जिन्हें याद रखने के लिए हम SiAl भी कहते हैं। वही ओशनिक फ्लोर पर जो क्रस्ट पाया जाता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, जिसे याद करने के लिए हम SiMa भी कह सकते हैं। तो आप अर्थ की अपर मोस्ट लेयर के इंग्रेडिएंट्स को दो छोटे छोटे नाम की हेल्प से आसानी से याद रख सकते हैं, सीमा और Cl। बच्चों, जब हम कोकोनट को तोड़ते हैं तो ऊपर का हार्ड कवर हटाने के बाद हमें कोकोनट की दूसरी लेयर मिलती है जो एडिबल होती है, और इसको तोड़ने के बाद मिलता है पानी, यानी कि कोकोनट वाटर, जो बहुत ही हेल्दी ड्रिंक माना जाता है। ठीक इसी तरह अर्थ के क्रस्ट को हटाने के बाद हमें दो लेयर्स और मिलती है, और सबसे सेंटर में जो लेयर होती है वही इन रॉक से बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बच्चों, क्रस्ट के बाद मिलने वाली दूसरी लेयर को हम मैंटल कहते हैं, और इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर होती है। ये क्रस्ट के ठीक नीचे पाई जाने वाली लेयर होती है। क्रस्ट को मैंटल के बाद सबसे लास्ट में जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है कोर, जिसकी रेडियस 3500 किलोमीटर है। ये मेनली निकल और आयरन से बनी हुई है, यानी हम इसे शॉर्ट में NiFe नाइफ भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने अर्थ की तीनों लेयर्स के बारे में जान लिया है। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। द uppermost layer of the earth is crust, the middle layer of the earth is mantle, and the innermost layer of the earth is called core. इस तरह इन तीनों लेयर से मिलकर हमारी अर्थ बनती है, जिसकी रेडियस 6371 किलोमीटर है। इतना ही नहीं बच्चों, अर्थ की अपर मोस्ट लेयर यानी क्रस्ट पूरी अर्थ के वॉल्यूम का सिर्फ 1% ही है, जबकि 84% है मैंटल एंड 15% है कोर। मतलब कि सबसे बड़ा पार्ट हुआ मैंटल या मेंटल। बच्चों, जैसे अब तक हमने देखा कि कोकोनट को तोड़ने पर हमें सबसे लास्ट में कोकोनट वाटर मिलता है, वैसे ही अर्थ के सेंटर में हमें मिलता है कोर। ये एकदम सॉलिड ना होकर सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाल गर्म लावा के फॉर्म में होता है। जब अर्थ के अंदर भरा हुआ ये लावा, जिसे हम मोल्टन मैग्मा भी कहते हैं, वो अर्थ के ऊपर आकर ठंडा होता है तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। वही सॉलिड फॉर्म बनती है रॉक्स, और उन्हीं रॉक से मिलकर अर्थ का क्रस्ट बना होता है। आपने सूजी का हलवा तो खाया ही होगा ना। जब हम बिल्कुल गर्मा गर्म सूजी का हलवा अपनी प्लेट में लेते हैं तो वो भी सेमी सॉलिड फॉर्म में ही होता है, मगर ठंडा होने के बाद वो जमकर थोड़ा सॉलिड सा हो जाता है, और तो और हम उसे जिस शेप के बर्तन में रखे वो ठंडा होकर वही शेप भी ले लेता है। ठीक इसी तरह तो रॉक्स बनते हैं। जब अर्थ के सेंटर में पाया जाने वाला गर्म लावा किसी भी तरह बाहर निकलकर ठंडा होकर जम जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है रॉक्स में, यानी कि अर्थ के अंदर जो भी मिनरल मैटर है उन्हीं का नेचुरल मास जब अर्थ का क्रस्ट बनाता है तो उन्हें हम रॉक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ रॉक, तो आप इजीली बता सकते हैं एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। बच्चों, ये रॉक्स उनके बनने की प्रोसेस के बेसिस पर अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर्स के भी होते हैं। मेनली ये रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस,
सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो अब हम जानेंगे कि ये तीनों टाइप के रॉक्स में आखिर क्या डिफरेंस है, जबकि इनके बनने की प्रोसेस तो सेम ही होती है। दरअसल ये डिफरेंट टाइप के रॉक्स असल में रॉक्स की बदलती हुई फॉर्म्स होती है। देखिए, जैसे आप अपने आप को ही देखिए। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी हाइट वेट चेंज होती है। यहाँ तक कि कई बार तो फेस एंड कॉम्प्लेक्शन भी चेंज हो जाता है। वैसे ही ये रॉक्स धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अपनी अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, और यही से अलग अलग टाइप के रॉक्स का बनना स्टार्ट होता है। मगर शुरुआत कहाँ से होती है, आइए जानते हैं। बच्चों, जब मोल्टन मैग्मा यानी कि पिघला हुआ लावा ठंडा होता है तो वो सॉलिड हो जाता है, और इस तरह जो रॉक्स बनते हैं उन्हें इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, या फिर उन्हें हम प्राइमरी रॉक्स भी कह सकते हैं। प्राइमरी रॉक्स यानी सबसे पहले बनने वाले रॉक्स, यानी कि रॉक्स की सबसे पहली स्टेज। अब ये इग्नियस रॉक्स भी दो तरह के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। जब गर्मा गर्म लाल लावा उबलता हुआ अर्थ के कोर से निकलकर, यानी जब ये अर्थ इंटीरियर से निकलकर अर्थ के ऊपर आ जाता है, तो जल्द ही ठंडा होकर जमने लगता है। तब ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और इस तरह जो रॉक्स बनते हैं उन्हें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। बेसॉल्ट रॉक्स एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। डेक्कन प्लेटू इन्हीं बेसॉल्ट रॉक्स से बना हुआ है। बच्चों, आपने वोल्केनो के बारे में तो सुना ही होगा। वोल्केनो से निकलने वाला ये गर्म लावा ही होता है मोल्टन मैग्मा। लेकिन कभी कभी पिघला हुआ मैग्मा अर्थ के अंदर ही क्रस्ट और मेंटल के बीच में कहीं ठंडा होकर जम जाता है, और तब जो रॉक बनते हैं उन्हें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। ये बहुत ही धीरे धीरे ठंडे होते हैं, इसलिए बड़े बड़े ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के रूप में दिखते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही जमे हुए लावा से बनता है। तो ये तो बने हमारे इग्नियस रॉक्स। और अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि हाउ आर एक्सट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड, तो आप तुरंत बता पाएंगे ना कि when molten lava comes on Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. और जब आपसे पूछा जाए how are intrusive rock formed, तो ये भी आपको पता ही है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Rocks so formed are called intrusive igneous rocks. अब जब एयर वाटर या किसी नेचुरल फोर्स की वजह से ये रॉक्स लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं तो गिरते भी है, टूटते भी है और एक दूसरे से टकराते भी है। रिजल्ट ये होता है कि ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स सेडिमेंट्स कहलाते हैं। एयर इन सेडिमेंट्स को धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर इकट्ठा करती रहती है, और जब ये स्मॉल पार्टिकल्स धीरे धीरे एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं तो टाइम बीतने के साथ साथ ये लूज पार्टिकल्स कंप्रेस्ड होकर रॉक्स की लेयर बना लेते हैं। इस तरह बनने वाले रॉक्स को कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। सैंडस्टोन, जो कि सैंड के ग्रेन से बना होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो बच्चों, ये तो हुए दो टाइप के रॉक्स। अब थर्ड नंबर पर आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसको समझने से पहले चलिए ये बताइए कि आपने कभी नदी के किनारे जाकर पानी पिया है क्या? बहती हुई नदी का पानी पीने का अपना ही अलग मजा है, मगर ये उतना सेफ नहीं होता। एक बार जब मैं इसी तरह किनारे पर बैठी नदी से पानी लेने की कोशिश कर रही थी तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बकरी पानी पीने के चक्कर में झुकी और नदी में ही गिर गई। फिर तो वो बच ही नहीं पाई, बस नदी के पानी के साथ साथ बहते हुए न जाने कहाँ चली गई होगी। बच्चों, इसी तरह ये जो एनिमल्स, प्लांट्स या और भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहते बहते रॉक्स की लेयर्स के बीच में फंस जाते हैं, तो टाइम बीतने के साथ ये डीकम्पोज होकर फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हीं फॉसिल के साथ मिलकर जब इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंटरी रॉक्स की लेयर बनती है
तब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के चलते ये कुछ अलग तरह के रॉक्स में बदल जाते हैं। इन्हीं रॉक्स को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मुझे यकीन है कि अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? यानी when igneous and sedimentary rocks go through under great heat and pressure, they change into metamorphic rocks. अच्छा बच्चों, आपने क्ले तो देखा ही होगा और हो सकता है आपने उससे अलग अलग शेप्स बनाकर खेला भी हो। दरअसल जब ये क्ले बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर से गुजरता है तो ये स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड और स्मूथ सरफेस का बन जाता है, जिसका यूज़ छोटे बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए करते हैं। तो इसी तरह लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल है। तो अब आप तीनों तरह के रॉक्स के बारे में जान चुके हैं और आपको ये भी पता है व्हाट आर द नेम्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बच्चों, अब जैसे हम ह्यूमंस की एज बढ़ती है तो टाइम के साथ साथ हम बच्चे से बड़े होते हैं, फिर यंग बनते हैं और फिर ओल्ड एज में आते हैं, फिर डेथ के बाद वापस बर्थ लेकर छोटे से बेबी बनकर इस दुनिया में वापस आ जाते हैं। वैसे ही ये रॉक्स भी टाइम के साथ साथ अपनी फॉर्म चेंज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। पहले इग्नियस रॉक्स बनते हैं, फिर सेडिमेंटरी रॉक्स बनते हैं और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं और फिर एक टाइम पर आकर ये वापस उसी लावा में मिल जाते हैं जिससे ये बनना स्टार्ट हुए थे। और रॉक्स के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आने की ये साइकिल ही रॉक साइकिल कहलाती है। स्टूडेंट्स, तो अब आपसे अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल, तो आपको ये पता है कि वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइकिल मैनर। This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. तो स्टूडेंट्स, ये तो हुई रॉक साइकिल की बात, मगर क्या आपको ये नहीं लगा कि हमारे नेचर ने इतने लंबे प्रोसेस के बाद हमें ये डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स दिए हैं, तो हम इनका यूज़ किस तरह करते हैं? कि सिर्फ स्टोन कलेक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन में ही इनका यूज़ होता है? अरे नहीं बच्चों, ये रॉक्स तो हमारे लिए बड़े ही यूज़फुल होते हैं। जैसा कि अब तक हमें समझ आ गया है कि ये रॉक्स अर्थ में पाए जाने वाले डिफरेंट मिनरल से बने होते हैं और मिनरल्स तो हमारी अर्थ में नेचुरली ही पाए जाते हैं, जिनकी कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी। और ये तो हम सबको पता है कि मिनरल्स ह्यूमन काइंड के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस तरह ये रॉक्स भी कम यूज़फुल नहीं होते। जो बड़े बड़े हार्ड रॉक्स होते हैं उन्हें रोड्स, हाउसेस और बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और छोटे स्टोन्स तो कई सारे गेम्स में यूज़ किए जाते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, तो आप आसानी से ये भी बता सकते हैं कि द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। Limestone from sedimentary origin is used for making cement. Chalk from sedimentary origin is used for writing. Pumice from igneous origin is used for bathscraft. Granite from igneous origin is used for curbstone. ये सारे रॉक अर्थ के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट मिनरल से बने होते हैं। ये मिनरल्स नेचुरली पाए जाने वाले ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और हर मिनरल्स का एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी होता है। मिनरल्स हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए ह्यूमंस को डेली ही इन मिनरल्स को कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है। कुछ मिनरल्स फ्यूल्स की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। इसके अलावा कुछ मिनरल्स इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। मिनरल्स का यूज़ मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स के लिए भी किया जाता है। तो बच्चों, अब आप जब भी कहीं घूमने जाए तो उस जगह के अलग अलग स्टोन्स को ध्यान से देखिएगा और ये सोचिएगा कि ये किस रॉक का पार्ट हो सकता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक।
साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कीजिएगा कि आपको मिलने वाले रॉक्स किन किन मिनरल से मिलकर बने हैं।